वेलकम गाइस। आप सभी का स्वागत है आज के एमसीक्यू सेशन में। और आज का जो एमसीक्यू सेशन है वो होने वाला है रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, जो कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी सेकंड का चैप्टर है। तो मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फार्मा स्टडी। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू के साथ, जो कि है रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ प्रोसेसेस। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि रेस्पिरेशन में जो प्रोसेसेस होती है उनकी राइट ऑर्डर कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंस्पिरेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड एक्सपायरेशन, जो कि ऑप्शन ए है। इस लिस्ट में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन इनहेल्ड एयर एंड ब्लड इज रेफर्ड एज, यानी जो गैस का एक्सचेंज होता है इनहेल्ड एयर और ब्लड में उसे हम क्या कहते हैं, यही हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जो कि ऑप्शन सेकंड है। इसके बाद हमारा जो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी रिलीज्ड फ्रॉम द लंग्स बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन आफ्टर डीपेस्ट इंस्पिरेशन इज कॉल्ड, यानी डीपेस्ट इंस्पिरेशन के बाद हम जब हमारा जो एयर का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम रिलीज करेंगे लंग्स से, तब उस कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, यही हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वाइटल कैपेसिटी, जो कि सेकेंड नंबर का ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स इज कैरिड टू हार्ट बाय, यानी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो किसके माध्यम से लंग्स से हार्ट तक कैरी किया जाता है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन हेल्प करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट तक कैरी करने के लिए। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड, यानी जो ट्रैकिया है वो डिवाइड होता है टू स्मॉलर ट्यूब में, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाई। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रोंकाई। इस लिस्ट में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है अ पर्सन मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड डाइड इंस्टेंटली विदाउट एनी इंजरी टू हार्ट, ब्रेन, स्टमक एंड किडनी, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीज़न फॉर हिज डेथ, यानी जब कोई इंसान का एक्सीडेंट होता है और उसे हार्ट, ब्रेन, स्टमक और किडनी में कोई भी इंजरी नहीं होती फिर भी वो मर जाता है, तब उसके मरने का कारण क्या हो सकता है, यही हमें पूछा गया है। तो इसका जो कारण है वो हो सकता है डायफ्राग्राम गॉट पंक्चर, यानी डायफ्राग्राम के पंक्चर की वजह से जो पर्सन है वो मर सकता है। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रैकिया। तो ट्रैकिया के बारे में हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है, जिसका आंसर है इट यूजुअली लाइज पोस्टीरियर टू मस्कुलर इसोफेगस। इन्होंने बताया है कि मस्कुलर इसोफेगस के पोस्टीरियर ट्रैकिया की पोजीशन होती है, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम टाइप का है, जिसमें हमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग एक्सहेलेशन, जिसका राइट आंसर है एक्सहेलेशन स्टार्ट्स व्हेन द एक्सपायरेटरी मसल्स रिलैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन पॉसिबिलिटी फॉर मोस्ट ऑफ अस इन रिगार्डिंग टू ब्रीदिंग बाय मेकिंग कॉन्शियस एफर्ट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वन कैन कॉन्शियसली ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट बाय मूविंग द डायफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स एट ऑल। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है बीसीजी वैक्सीन इज यूज टू कर्ब, यानी जो बीसीजी वैक्सीन होता है वो किस लिए और किस चीज़ को रोकने के लिए यूज होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्यूबरक्लोसिस। बीसीजी वैक्सीन ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ यूज किया जाता है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स इज करेक्ट रिगार्डिंग लैरिंग्स। तो लैरिंग्स के बारे में सही स्टेटमेंट कौन सा है उसे फाइंड करना है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है वो है इट प्रिवेंट्स फॉरेन ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एंटरिंग द ट्रैकिया, जो कि सही स्टेटमेंट है। पर हमें नीचे के स्टेटमेंट भी पढ़ने चाहिए जो कि सही हो सकते हैं। तो इस सभी कारण की वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट, क्योंकि जल्दबाजी में हमें कौन सा भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेटिक एंड इनहिबिटरी सेंटर्स आर एसोसिएटेड विथ, यानी जो न्यूमेटिक और इनहिबिटरी सेंटर्स होते हैं वो एसोसिएट करते हैं ब्रीदिंग के साथ, इस वजह से इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रीदिंग।
हमारा अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। तो नीचे दिए गए स्टेटमेंट से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे फाइंड करना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्यूबरकुलोसिस कांट बी ट्रीटेड बाय एंटीबायोटिक्स इन पल्मोनरी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि पल्मोनरी में हम ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक के माध्यम से। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है व्हेन ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज इज इनएडिक्वेट द कंडीशन इज। यानी जब टिश्यूज को ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तब उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, यही हमें पूछा गया है। इस क्वेश्चन को हमने पैथोफिजियोलॉजी में भी फेस किया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हाइपोक्सिया। टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। इस लिस्ट में हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच वन इज द कोफैक्टर ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जिंक, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस का कोफैक्टर है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इन ह्यूमन बींग्स रिबकेज एंड स्टर्नम मूव अपवर्डली एंड आउटवर्डली ड्यूरिंग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन में जो स्टर्नम और रिबकेज है वो अपवर्डली और आउटवर्डली मूव करता है। तो गाइस हमारा अगला क्वेश्चन है इन मैमल्स द बॉडी कैविटी इज पार्टीशन इनटू थोरेक्सिक एंड एब्डोमिनल पार्ट्स बाय। यानी जो थोरेक्सिक और एब्डोमिनल पार्ट को सेपरेट करने वाला जो पार्ट है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डायफ्राम, जो कि थोरेक्सिक और एब्डोमिन को सेपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे एक्सपायरेशन इन्वॉल्व्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो ही रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो जो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं एक्सपायरेशन के दौरान। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स कवरिंग कॉजिंग सेवरल चेस्ट पेन इज। यानी जब जो लंग्स कवरिंग है उनमें इन्फ्लेमेशन आता है जिसकी वजह से चेस्ट पेन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं यही हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्लूरिसी। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है टाइडल वॉल्यूम इन ह्यूमन बींग्स इज। तो ह्यूमन बीइंग में हमें जो टाइडल वॉल्यूम होता है उससे पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 500 ml, जो कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है ह्यूमन बीइंग्स में। और इसकी जो डेफिनेशन है उसे हम कवर कर चुके हैं हमारे पिछले एमसीक्यू में। तो इस एमसीक्यू में हमें पूछा गया है रेसिडुअल वॉल्यूम के बारे में, जो कि 1500 ml तक होता है ह्यूमन बीइंग्स में। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमें पूछा गया है इन ह्यूमन बींग्स पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर इज रेस्पेक्टिवली। तो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है उसे हमें पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड 0.3 एंड 32 mmHg, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड प्रेशर होता है रिस्पेक्टिवली। इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है इन ह्यूमन बींग्स कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर इज रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर में कॉन्सेंट्रेशन होता है वो पूछा गया है, जो कि परसेंटेज में हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 0.03% एंड 4%, जो कि ऑप्शन फोर्थ है। इसके बाद हम देखेंगे हमारा अगला एमसीक्यू, जो कि है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द अल्वेओलर एयर इज रिस्पेक्टिवली। तो अल्वेओलर एयर में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो हमसे पूछा गया है, जो कि 13.1% एंड 5% होता है रिस्पेक्टिवली। हमारा अगला जो बेसिक क्वेश्चन है वो है रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय। तो जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो कंट्रोल किया जाता है सीएनएस के थ्रू, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है इफ़ द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेस देन ब्रीदिंग शाल। यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में इंक्रीज होगा तब ब्रीदिंग में क्या चेंज होगा, ये हमसे पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रीदिंग इंक्रीजेस, क्योंकि जब कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तब जो ब्रीदिंग का जो स्पीड होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इसकी वजह से ऑप्शन ए राइट आंसर है।
इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हमारे अगले क्वेश्चन के बारे में, जो कि है मेमेलियन लंग्स हैव न्यूमरस अल्वियोलाई फॉर। तो जो न्यूमरस अल्वियोलाई होते हैं मेमेलियन लंग में, वो किस लिए होते हैं ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है उसे जानने से पहले ये जान लीजिए, जो न्यूमरस अल्वियोलाई होते हैं वो यूज़ होते हैं गैसेस डिफ्यूजन के लिए, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो इस कारण इसका जो राइट आंसर है वो है फोर्थ नंबर, इंक्रीजिंग surface area for gases diffusion। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थमा इज कॉज्ड ड्यू टू। तो अस्थमा होने के लिए हमें रीज़न पूछा गया है, जिसका आंसर है स्पाज्म इन ब्रोंचियल मसल, यानी जो ब्रोंचियल मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन आने के कारण और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण हमें अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है द मेटल एसोसिएटेड विथ हीमोग्लोबिन इज। तो हीमोग्लोबिन के साथ जो मेटल होता है उसके बारे में हमें पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा आंसर है आयरन, क्योंकि आयरन जो मेटल है वो हीमोग्लोबिन के साथ एसोसिएट करता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं हमारे अगले एमसीक्यू सेशन में।